CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के कई तुगलकी फरमान से शहर की लाखों जनता परेशान और त्रस्त है। इसके बाद भी शहर की जनता में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि प्रशासन के तुगलकी फरमान पर एक शब्द भी बोल सके, यानी नौकरों के आगे मालिक गिड़गिड़ा भी नहीं पा रहे। शहर की जनता की मरियल हालत से राजनीतिक पार्टियां भी तुगलकी फरमान के खिलाफ खाना पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपको बता दें कि पहले कलेक्टर रेट को बढ़ाया गया और अब साथ के साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ा दिए गए। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीते कल यानी शुक्रवार को प्रदर्शन भी किया था, पर प्रशासन पर कोई असर नहीं गया। इसी को लेकर हमने बात की चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के प्रधान चंदर वर्मा से और इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ के प्रधान वरिंदर सलूजा से। तो उन्होंने जो कहा इसे जरूर सुनना चाहिए। धन्यवाद मधुकर जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कलेक्ट्रेट बढ़ाए हैं, उसी से हम अभी उभरे नहीं थे कि एक दिन बाद पता लगा नोटिफिकेशन आ गई है कि प्रॉपर्टी टैक्स के रेट 3 टाइम्स बढ़ाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी फेयर प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इन्होंने बगैर किसी हाउस में MC हाउस में पास कराए बगैर ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। अदरवाइज़ क्या करते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना भी है उसके लिए एक हाउस की मीटिंग में रखा जाता है। इसको सारे काउंसलर, जो एक इलेक्टेड बॉडी है, अगर उसको सेलेक्ट करती है, इलेक्टेड बॉडी से आपने पास कराए बगैर इसको इम्प्लीमेंट कर ही दिया है, तो इसको देने की जरूरत है। सेम वही हुआ हमारे साथ, जैसे इन्होंने हमसे अभी कलेक्ट्रेट के बारे में इन्होंने 1 महीना पहले पब्लिकेशन नोटिस किया, अभी आपको कोई ऑब्जेक्शंस करनी है, हम ये प्रपोज रेट्स हैं। आई थिंक कम से कम 1000-1500 एप्लीकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि ये रेट गलत है, ये इसकी हमें लॉजिक भी दिया भी आपने अगर कोई रेट बढ़ाने भी है तो आप टेबल पे बैठ के हमारे साथ जो शहर के प्रतिनिधि हैं उनसे बैठ के बात कीजिए, उनको बताइए भी ये रेट बढ़ने चाहिए, किसे लीगल है या नहीं है, अगर बढ़ने हैं तो कितने बढ़ने चाहिए। आप मानेंगे मधुकर जी, जो इन्होंने प्रपोज़ किया था, चाहे हमारी 1500 लेटर गई या 2000 गई या हमारी रिप्रेजेंटेशन गई, गवर्नर साहब से मिले, एडवाइज़र साहब से भी मिले, हम DC साहब से भी मिले, जो इन्होंने प्रपोज़ किया था उससे 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं किया। वही के वही अगर इन्होंने रेट्स लगाने थे तो फिर अखबार में पैसे देने की क्या ज़रूरत थी, या हम लोगों से रिप्रेजेंटेशन लेने की ज़रूरत ही क्या थी। पर सीधा इम्प्लीमेंट करना तो कर ही देते। वही बात अब प्रॉपर्टी टैक्स पे है। प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने बगैर किसी उसके इन्होंने एकदम बढ़ा दिया है। 3 टाइम्स कहते हैं हम कर रहे हैं, आज उन्होंने कर दिया भी। अब देखिए, हम लोग प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, हम इंडस्ट्री को रन करने में हमारी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेडर्स हैं, बिज़नेस है नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं। अब हम 3 गुना अगर प्रॉपर्टी टैक्स देना शुरू कर देंगे इमीडिएटली, तो हमारे पे बर्डन और बढ़ेगा। हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे से टैक्स ले, बिज़नेस बढ़ा के ले, इन दी शेप ऑफ इनकम टैक्स ले, इन दी शेप ऑफ GST ले, ना कि इन दी शेप ऑफ आप टैक्स का बर्डन हमारे ऊपर बढ़ाते जाओ डे बाय डे। सर, सवाल उठता है कि आखिरकार जो बेलगाम प्रशासन है, ना किसी का ऑब्जेक्शन लेता, ना कोई एडवाइस लेता, कुछ भी नहीं लेता, जो जी चाहे वही करता है, तो इसको लगाम लगाने के लिए करना क्या होगा। एक चीज़ बताना जरूरी है आपको कि जनता मालिक है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो नौकर हैं, जिसको सरकारी नौकर कहते हैं। ये नौकर और मालिक की सीधी लड़ाई है ये। तो आखिरकार मालिक आज गर्त में जा रहा है जबकि नौकर ऊपर चढ़ते जा रहा है। इसका क्या इलाज? मधुकर जी, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है ये एक तो इकट्ठी नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि सारे शहर के लोग इकट्ठे होके गवर्नर साहब से मिलें, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हम लोगों को सुनिए, हमारी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। यही नहीं है कि जो आप लोगों ने फैसला कर दिया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। शहर वासियों को देखिए, ये शहर आपको पता नहीं है 1965 में कैसे बसा था। लोगों को बुला बुला कर यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ दी गई थी। आज अगर ये शहर एक 11 किलोमीटर के दायरे में सीमित है, तो अब इसमें अगर कोई हमारी अगर रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं तो उसको अब वर्टिकल हमें जाना पड़ेगा। अगर उसमें कोई मिसयूज़ वायलेशन, अगर हम इंटरनल चेंजेस करते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देनी चाहिए। मेरे हिसाब से हम 15-20 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे काम होने चाहिए, हमारे विद इन बिल्डिंग लाइन बिल्डिंग हाइट होने चाहिए। हमें आश्वासन मिलता रहता है। कभी लीज टू फ्री होल्ड का मुद्दा हो, मिसयूज़ वायलेशन का मुद्दा हो, कलेक्टर रेट के बारे में बात करते हैं या इंक्रीज FAR के बारे में बात करते हैं।
लेकिन समाधान कोई नहीं है। मैं नहीं समझता कि हमारे अगर शहर की 20-25 एसोसिएशंस हैं, अगर किसी भी एसोसिएशन ने 50-50, 100-100 रिप्रेजेंटेशन दिए और कोई भी काम हुआ हो, मैं नहीं समझता कि आज तक कोई काम हुआ हो। काम नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे सलूजा साहब से। सलूजा साहब, जनता चंडीगढ़ की जो है वो एक बिल्कुल आराम तलबी है, सोई हुई है। तो आखिरकार जब जनता ही सोई हुई है, जब किसी में जोश ही नहीं है, जज्बा नहीं है, तो आखिरकार फिर हम लड़ाई लड़ेंगे कैसे? बहुत समस्या है। मधुकर जी, बेसिकली जो आप कह रहे हैं सोई हुई है, देखिए मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात करता हूँ। यहाँ पे जो मैक्सिमम प्लॉट्स हैं वो जो मैक्सिमम प्लॉट्स हैं वो वहाँ पे टेनेंट्स हैं। हमारा पीछे आपको शायद पता होगा कि भी इलेक्ट्रिकल मार्केट वालों ने काफ़ी धरना लगाया था कि उनको काफ़ी सारे नोटिसेस आए थे। तो उस मतलब हमारे को कई लोगों से मिलने का मौका मिला। आप मानेंगे नहीं, एक आदमी जो इंडस्ट्रियली यहाँ पे चला रहा है, वो कहता है जी मेरा तो 1000-1500 रुपये का पानी का बिल आ जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं गार्बेज का 1000 रुपया महीना लगाएंगे तो मैं कैसे दूंगा? आप मानोगे नहीं, तब उस आदमी को सुनने के बाद मेरे को ये लगा कि आज भी जिस चंडीगढ़ में हम बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं या बड़े बड़े होटलों में खाना खा रहे हैं, आज भी ऐसे लोग हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे। आप ये बात समझने की कोशिश करो कि ये जनता सुस्त नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि जो आम जनता काम कर रही है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है कि रोडों पे आना, क्योंकि वो अगर रोड पे आ जाएगी तो वो उनके बच्चे नहीं पल पाएंगे। आप दूसरी तरफ इसको देखिए आप, हिंदुस्तान का ये डाटा कहता है आपके यहाँ पे अगर 140 करोड़ की आबादी है तो 126 करोड़ लोग हैंड टू माउथ हैं, और वो रेशो हमारे यहाँ पे भी है और हर जगह है। वो बात और है कि यहाँ पे सड़कें आज से 15 साल पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी है, लेकिन गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। आपको लगता है शायद बहुत पैसा बढ़ गया, ऐसा नहीं है। वो लोग बाहर जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपने बच्चे पालने हैं, उनको छोटे छोटे अपने काम करने हैं। सो ये चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा सरकार उठाती है, क्योंकि उसको पता है कि जो बड़े लोग हैं वो बाहर ऐसे निकलेंगे नहीं और छोटे लोग हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते निकलने। तो आखिरकार हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे कैसे? क्योंकि जिसको आपने पहले चुन करके भेजा, पवन बंसल से अगर हम याद करें 10-15 साल वो रहे, फिर 10 साल किरण खेर रहीं, और फिर अब मनीष तिवारी आए हुए हैं जिन्होंने कहा था कि हम आपकी लड़ाई आपके लिए काम करेंगे। वो क्या काम कर रहे हैं? अगर जनप्रतिनिधि ही अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते तो फिर लड़ाई हम लड़ेंगे कैसे? देखिए ऐसा है, ये पुरानी कहावत है कि जब अत हो जाती है ना तो कुछ ना कुछ होता है। बिल्कुल। सो ये जो सब चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये अत की तरफ जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, होगा और होना ही पड़ेगा, क्योंकि नेचर का एक बड़ा सिंपल सा लॉ है। जब कोई भी, चाहे वो स्पेशली जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसको जब डिस्टॉर्ट करते हैं और जब नेचर वापस आती है, आप देख रहे होंगे, आप इस साल में आप देख रहे हैं कि जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, चाहे वो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, चाहे वॉल्केनोज बढ़ रहे हैं, या ये सारी चीज़ें, नई नई पॉलिसीज़, आपने कल परसों ट्रंप को देखा होगा कैसी पॉलिसीज़ उन्होंने टैरिफ है। आप ये देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ये सिग्नल हो रहा है कि भी आने वाला टाइम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो एक इंसान है जब वो मिसयूज़ करना शुरू करता था और जब उसकी अत होगी और उसके बाद डिज़ास्टर्स होंगे। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, चाहे ये प्रॉपर्टी टैक्स के इश्यूज़ हैं, इसका आप एक सीधी सी बात है, सरकार कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, यही कहती है, तभी करके आपके टैक्सेस बढ़ रहे हैं जी। अब सरकार दो तरीके से इन चीज़ों को रोक सकती है। एक, वो बिजनेस को प्रमोट करके दे सकती है। हम जो चंद्र जी ने अभी बात की है, हमारे को जो प्लॉट 1952 के बाद अलॉट हुए हैं, आज भी प्रशासन ये कहता है कि आप एक खिड़की भी लगानी है ना तो वो भी एक बिल्डिंग वॉल्यूशन है। अगर आपने पहले जो मशीनें होती थी, आज जो मशीनें हैं वो CNC मशीन्स आती हैं, उनको क्या होता है कि उनको आपको क्लोज करके, क्योंकि डस्ट और हवा अंदर ना ऐसे जाए, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग में वो काम करना पड़ता है। बट चंडीगढ़ सरकार ये कहती है कि अगर आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर आपने ऐसे क्लोज किए, ये बिल्डिंग वॉल्यूशन के अंडर आ जाता है। आप कुछ भी करते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो या पीछे करते हो, जो कि हम बाहर सरकारी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं कर रहे, अपने अंदर कमरों के अंदर कर रहे हैं या अपने हॉल के अंदर कहते हैं, ये कहते हैं ये मिसयूज है और बिल्डिंग वॉल्यूशन के अंडर इसको लेके आते हैं। आप ये समझिए
हिंदुस्तान में 34 से 35 अपना 14 से 15% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो 55% है वो सर्विस सेक्टर में आता है। हमारी इनसे बहुत देर से ये गुजारिश चल रही है, बार बार हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि आप हमारे को काम करने दोगे, उससे आपका लोगों की आमदन बढ़ेगी, जीएसटी बढ़ेगा, आपके खजाने भरेंगे। जो चंद्र जी ने अभी बात की है लीज टू फ्री की, आज इनके पास, चंद्र जी के पास एक बहुत अच्छा उन्होंने डाटा पहले भी शेयर करते हैं, अभी भी आपके साथ ये शेयर करेंगे कि जो टोटल लीज बनी है हमारे से साल में लेते हैं, और वर्सेस अगर ये कल को हमारे को एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन को ये कहते हैं कि हम आपको लीज फ्री अलाउड करने के लिए तैयार हैं और ये हमारे रेट है, वो जितनी एफडी बनेगी और जो ये लीज मनी हमारे से हर साल की ले रहे हैं वो उससे पता नहीं कितनी हजारों गुना ज्यादा होगी और इनके खजाने अपने आप भरेंगे। इनको ये छोटी छोटी चीजें करने का, अब हमारे को ये क्या कर रहे हैं आप ये देखो, ये जो भी ब्यूरोक्रेसी है या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो भी एमएचए के अंडर आता है, ये हमारे को बिजनेस करने नहीं दे रहे हैं। ये हेरिटेज के नाम पे ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, जबकि बहुत बहुत बड़ी सिटीज़ हैं जैसे सिंगापुर है, ये भी बहुत पुरानी है, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी पुरानी यूरोप में सिटीज। जो आप कह रहे हैं वो क्या प्रशासन के पास इतनी जानकारी तो उनके पास भी है? देखिए साहब, जानकारी होना और काम करने में बहुत फर्क है। हर अफसर ये जो वहां पे ऊपर बैठा है उनको शायद लगता है कि हम अगर आउट ऑफ द वे डिसीजन लेंगे हमारी कल को फाइल ना खुल जाए, हमारे को कल को कोई केस ना हो जाए। आपने एक डिसास्टर की बात कही, तो क्या ये डिसास्टर मैनेजमेंट की हम तैयारी कर रहे हैं या इसके पहले भी हमारे पास कुछ है? क्या बिना लड़े सब कुछ मिल जाना है हमें? देखिए, लड़ाई तो होगी, ये एक बहुत नेचर का सिंपल सा लॉ है जी। चाहे वो कोई भी जगह है, चाहे वो नेचर हो चाहे वो इंसान हो, बट हाँ, ये जिस तरीके से हालात पैदा होते जा रहे हैं, ये डिजास्टर इनएविटेबल है, ये होना ही है। और आप ये देखेंगे, अपनी जिंदगी में भी देखेंगे, क्योंकि एक तरफ ये हमारे को काम करने नहीं देते हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके से इनको जायज तरीके से टैक्स हमसे लेना चाहिए, हमारी इनकम बढ़ा के जिससे जीएसटी और इनकम टैक्स बढ़ना चाहिए, वो तो हमारे को ये बढ़ना नहीं दे रहे। बहुत सारे रीजंस देके कि भी हम ये आपको ये नहीं करने देंगे, हम आपको वो नहीं करने देंगे, हम आपको फैक्ट्री में ये नहीं कर, वो तरीका तो ये अपना नहीं रहे जो चाहिए। दूसरी तरफ ये क्या है, हमारे पे अदर टैक्सेस, कोई भी किसी किस्म का टैक्स है। अभी चंद्र जी मेरे को कल परसों बता रहे थे कि 10-15 साल पहले जो गाड़ी की आरसी 3,000 या 5,000 में बनती थी, आज वो गाड़ियों की आरसी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में हमारे को रोड टैक्स देना पड़ता है जब हमें गाड़ियां रजिस्टर्ड करानी पड़ती हैं। तो क्या इतना जो इंक्रीमेंट इन्होंने हमारे से टैक्सेस लिया, आपको चंडीगढ़ में वो दिख रहा है, कहीं लग रहा है? बिल्कुल। वर्मा जी, तो हम करें क्या फिर? लड़ें ही ना। अगर व्यापारी जिस एक वर्ग है जो लड़ाई लड़ने में शायद सक्षम नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, लड़ाने में ज़रूर सक्षम है। दूसरी बात कि पूरे शहर को हम भले ही लाठी लेके ना लड़ें, लेकिन पूरे शहर को 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन बंद तो हम जरूर कर सकते हैं इसके विरोध में। ज़रूर मधुकर जी, होना भी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली एक डाटा आया है, हमारे एमपी साहब ने भी बोला है कि जो हमारे चंडीगढ़ का प्लान फंड है वो हमारा इस साल में 1650 करोड़ के करीब हुआ है सैंक्शन। तो एज़ पर दिल्ली म्यूनसिपल एक्ट के अकॉर्डिंगली उसका 30% है जो वो एमसी को जाना चाहिए फॉर द रनिंग एक्सपेंसेस। ये बस बहुत पुरानी बातें हैं, मतलब ये इस बात को मनीष तिवारी ने कोई नई बात नहीं कही है इसमें। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, वो नहीं है, लेकिन वो 30% अगर उनको मिल जाए, बाय द वे अगर हमारा 6,000 करोड़ का चंडीगढ़ का बजट है तो उसका अगर 1700-1800 करोड़ रुपये मिल जाए, जो कि इनको 500-550 करोड़ से ऊपर नहीं मिलता, अगर उनके पास ये होगा तो उनको हमें टैक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए, अभी सलूजा साहब ने भी बोला है 3,000 पहले गाड़ी का टैक्स लगता था 10 साल पहले, आज वो 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक एक गाड़ी का टैक्स लगता है। उस वक्त रोड्स इतनी अच्छी होती थी, गाड़ियाँ आज के मुकाबले 10% होती थी, रेवेन्यू 1000 टाइम बढ़ गया है। आप सड़कों की मेंटेनेंस देख लीजिए, बिल्कुल ज़ीरो है, टोल टैक्स भी देना है, और बिल्कुल आप देखिए सड़कें जाके रिकारपेटिंग नहीं हो रही है। मैं एक 45 सेक्टर की रोड की बात करूं, आज 3 साल से वो बंद पड़ी है, एक साइड उसकी बंद ही पड़ी हुई है। सो मेरे हिसाब से सिस्टम ये होना चाहिए, अब हमारा आर्किटेक्चर विंग है जो शहर के नक्शे पास करता है, प्लानिंग विंग बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, जिसको कि शहर के बारे में सोचना चाहिए कि इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे। एक दिन ऐसा आएगा, आप 2-4 साल बाद देखें सिटी चौक हो गई है। पहले हमें क्या होता था, चंडीगढ़ से पंचकूला आने में 10-15 मिनट लगते थे, आज चंडीगढ़ एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पहुंचने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो आखिरकार मैं अब आप लोगों से यही जानना चाहता हूं
कि क्या इस शहर में जो तुगलकी फरमान एक के बाद एक जो जारी हो रहा है, क्या इस फरमान के खिलाफ व्यापारी वर्ग जो खास करके है, सलूजा साहब से भी मैं जानना चाहूँगा, क्या इस शहर को हम जाम करने की स्थिति में हैं ताकि प्रशासन भले ना सुने, कुंभकर्णी नींद से उठाने की तो कोशिश करें? ज़रूर कोशिश होनी चाहिए मधुकर जी। मैं सभी अपने व्यापारी वर्ग के प्रधान लोग हैं या जो इंडस्ट्री वाले हैं या हमारे बिज़नेस कम्युनिटी वाले हैं, चाहे आरडब्ल्यू वाले हैं, मैंने तो कोशिश यही की है भी एक बार सब इकट्ठे हों, हम एक प्रोटेस्ट रैली करें 17 सेक्टर में। बंद में देखिए मैं वो नहीं करता, लेकिन एक बार प्रोटेस्ट रैली करें, एटलीस्ट हम ऑफिसर्स को ये बता सकें या गवर्नर साहब को ये बता सकें कि जो हमारे शहर के नुमाइंदे हैं उनको आप एक बार राउंड टेबल पे बिठा के उनसे डिस्कशन कीजिए, जो हम जिनसे आप हमसे हर साल रेवेन्यू लेते हैं इतना, तो उनको भी फैसिलिटीज़ भी दीजिए, वो फैसिलिटीज़ भी दें, हमारी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, सो दैट कि शहर बड़े अच्छे तरीके से चल सके। अब आप हमारे देखिए, हमारे नेबरिंग मोहाली है, वो कितना ग्रो कर रहा है, हमारे में रेवेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अगर हम और काम वहाँ इसलिए काम हो रहा है क्योंकि आपके साथ वहाँ जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा है, लोकसभा है। यहाँ आपके पास एक सीट है लोकसभा के लिए और पार्षद की कोई हैसियत नहीं है, वैसे भी मेयर की भी कोई हैसियत नहीं, उसके पास कोई पावर नहीं है। जैसे आपने सुना कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के इन्होंने कोई कंसेंट नहीं दिया, उसके बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया, तो फिर आपको कोई ना कोई रास्ता तो लड़ने के लिए निकालना पड़ेगा, तभी आप लड़ सकते हैं। मोहाली वाली स्थिति है नहीं सलूजा साहब। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो मैंने आपको पहले भी यही बात बोली है, ये होगा और होना पड़ेगा, ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है। अब क्या लगता है कि सिर से पानी अभी ऊपर गया नहीं? बस आप देख लीजिए कि नाक तक पहुंच गया है, सिर तक भी पहुंच जाएगा, और जब नाक तक पहुंच गया तो जब सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी तो ये सब चीज़ें बाहर ही निकलेंगी, और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कह रहे हैं सलूजा साहब कि नाक तक पानी आ चुका है, सिर से जैसे पार होगा उसके बाद हो जाएगा सारा। डेफिनेटली हमें जॉइंटली एक एक्शन लेना ही पड़ेगा, हमें जॉइंटली इकट्ठे होकर रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी और सबको कलेक्टिवली सरकार के साथ डेलिब्रेट करनी पड़ेंगी चीज़ें, सो दैट कि इसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। तो कुल मिलाकर के इस प्रशासन की कुर्सियां जब तक नहीं हिलती तब तक शायद जनता के लिए कुछ भी नहीं है इस शहर में, या तो फिर यहाँ से जाना पड़ेगा और यहाँ रहने के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद मधुकर जी। थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।